नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ कहानी उसने कहा था। इसके बाद इसकी समीक्षा करूँगा। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक बहुत चर्चित और प्रसिद्ध कहानी है। गुलेरी जी हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध हो पाए, इसका श्रेय इसी कहानी को जाता है। कहानी कुछ खास है, तभी तो स्नातक, स्नातकोत्तर, एनटीए, नेट, जेआरएफ और न जाने कितने ही अन्य पाठ्यक्रमों में इसे शामिल किया गया है। प्रेम और कर्तव्य पर समर्पित यह कहानी आपको ठीक ठीक समझ आए, इसके लिए इसकी संक्षिप्त चर्चा पहले कर लेना आवश्यक समझता हूँ। कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी है। तब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध का समय सीमा 1914 से 1918 तक माना जाता है और भारत ब्रिटिश सत्ता के अधीन था। तो भारत ब्रिटेन के तरफ से जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था। उसने कहा था कहानी में युद्ध का चित्रण कहानी के दूसरे भाग में है। कहानी की आरंभ अमृतसर के इक्के वालों की चित्रण से शुरू होती है। अब ये इक्का क्या है, जरा इसे स्पष्ट कर दूं। इक्का को ही तांगा कहते हैं। एक घोड़े से चलने वाली गाड़ी को इक्का या तांगा कहते हैं, जो इधर तो बहुत कम लेकिन यूपी, पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों में यह घोड़ा गाड़ी यातायात के प्रमुख साधन है। शोले फिल्म में बसंती की भूमिका में हेमा मालिनी तांगा चालक ही है। कहानी आगे बढ़ती है और 12 वर्ष का एक लड़का जो अपने मामा के घर आया है और 8 वर्ष की एक लड़की, वह भी अपने मामा के घर आई है। दोनों की मुलाकात अकस्मात एक राशन की दुकान पर होती है और दोनों के बीच प्रेम का अंकुरण इसी दुकान से होता है। आगे चलकर यही 12 वर्षीय लड़का, जिसका नाम लहना सिंह है, भारत के तरफ से जर्मनी के खिलाफ सैनिक के रूप में युद्ध में गया हुआ है और 8 वर्षीय लड़की जो अब सूबेदारनी हो गई हैं, क्योंकि उसकी शादी किसी सूबेदार से हो गई है। उसका एक पुत्र भी है। ये दोनों बाप बेटा भी युद्ध में जाते हैं। इन दोनों को भेजते समय सूबेदारनी अपने प्रेमी लहना सिंह से वचन मांग लेती है कि तुम जिस तरह अपने जान पर खेलकर घोड़े से बचाया था, मतलब पिछले समय में जब ये लोग बच्चे थे, जब मामा के यहाँ मिले थे दुकान में, तो उस समय ये सूबेदार उसको बचाया था अपने जान पर खेलकर घोड़े से। तो वही याद दिलाती है जब युद्ध में ये लोग तीनों जा रहे होते उस समय कि तुम मेरे पति और पुत्र दोनों की रक्षा करना, इसी तरह जिस तरह मुझे बचाया था एक समय। इसी वचन का पालन युद्ध में लहना सिंह अपनी कुर्बानी देकर करता है और इसलिए इस कहानी का शीर्षक भी रखा गया है, उसने कहा था। तो चलिए चलते हैं, कहानी को पढ़ते हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। जबकि बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े के पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट यौन संबंध स्थिर करते हैं, कभी उसके गुप्त गुहा अंगों से डॉक्टर को लजाने वाली परिचय दिखाते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों की चीथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि और क्षोभ से अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उसकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ाकर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बत्तकों, गन्ने और खोमचे और बहार वाले जंगल से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब सुने बिना किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, चितौनी मतलब चेतावनी, लीक से नहीं हटती मतलब रास्ते से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं।
हट जा जिणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, हट जा लंबी वालिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, तू पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है? बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बीड़ियाँ। दुकानदार एक परदेशी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी गिने बिना हटता न था। मतलब दुकानदार किसी को पापड़ कोई ख़रीदने आया था, उसको पापड़ दिया था, गीला था वो पापड़ बंडल में, तो गिन रहा था ज़बरदस्ती। गिनने में देरी हो रही थी चूँकि वह गीला था पापड़। उसी में दुकानदार उसी उलझन में लगा हुआ था कि किसी तरह इसको हटाए। तो तब तक ये दोनों बच्चे जो हैं, दोनों लड़का और लड़की आपस में बात करते हैं। तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरा? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वह मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई हो गई मतलब क्या होता है? सगाई। हाँ, सगाई हो गई, लड़का ने पूछा लड़की से। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। मतलब वह शर्मा के लजा के भाग गई। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरे कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसी ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं यह रेशम का कढ़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। इतना ही कहकर भाग गई। लड़के ने घर की सीध ली, घर की तरफ चल दिया उदासी से। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। मतलब क्या बोलेंगे उसको, बेसुध हो गया या सुनकर इतनी नाराज़गी उसमें समा गई। एक लड़के को मोरी में धकेल दिया। कैसे चल रहा है, किस तरह चल रहा है, कहाँ टकरा रहा है, कुछ पता नहीं। होश हवास खो बैठा है। मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा और गोभी वाले ठेले में दूध उंडेल दिया। सामने नहा कर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। होश में आओ, क़यामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। अब ये चित्रण दूसरे जगह की है। इतना ही तक वहाँ का कहानी का पहला भाग समाप्त हो जाता है। उसके बाद अब ये कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है जो युद्ध का चित्रण से है, जहाँ पर ये लोग अब वही जो लड़का है 12 वर्ष वाला, वो अब फौज के रूप में जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा है भारत की तरफ से। यहाँ से ये चित्रण है। और उसी सूबेदार, उसी 8 वर्षीय लड़की के पति और बेटा भी इसके साथ लड़ाई युद्ध में आए हुए हैं। और वो जो 8 वर्षीय बालिका थी जिससे इसका प्रेम था, वह इसे बताकर भेजा है, उसे बताकर भेजी है कि जिस तरह तुम मेरी जान बचाई थी एक दिन, उसी तरह इन दोनों मेरे पति और बेटा की रक्षा करना अपने जान पर खेलकर। और इसीलिए इसका शीर्षक, इस कहानी का शीर्षक भी बन पड़ा है, उसने कहा था। पूरे युद्ध में उसकी बात
ये लहना सिंह याद रखे हुए है और उसके पति और बेटे को अपनी कुर्बानी से अपनी शहादत देकर बचाता है। तो कहानी का दूसरा भाग, होश में आओ क़यामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा है और बातें की हैं। सूबेदार यहाँ पे उसी 8 वर्षीय बालिका जिससे विवाह हुई है उसी के पति है सूबेदार। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा है और बातें की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन में पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवें। खंदक की बात झूठ है। चलो जाओ, खंदक के पीछे से ही निकल जाओ। पत्ता तक ना खुड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी कुछ हुक्म की। मेरा हुक्म है, जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवार में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी रखने, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कूहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गाट कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह के तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। मतलब जर्मनी के तरफ से कोई खुफिया बनकर आया हुआ था, धोखे से इन लोगों के ऊपर धावा करने के लिए बम के साथ में आया हुआ था। और ये लोग से ये जता रहा था कि मैं आप ही लोग के तरफ से लड़ने आया हूँ यहाँ पे, जबकि उसका मकसद कुछ और था, धोखे से लड़ाई करने का, बम फिट करके भाग जाने का या फिर उड़ा देने का। लेकिन लहना सिंह उसकी नीयत को भांप लिया और अटैक कर दिया। लहना सिंह वही है जो 12 वर्षीय बालक था अमृतसर के गलियों में। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधरी के ज़िले में नीलगायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सिखाए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते थे। उसी धोखेबाज से पूछ रहा है कि तुम बहुत बड़ा धोखेबाज बनने आया था, हम लोगों को चकमा देने आया था। बताओ ये सब कहाँ से सीखा है? मेरे जो हकीकत का लेफ्टिनेंट अगर होता तो तुम्हारी तरह हरकतें नहीं करता। तुम तो साफ पकड़ में आ जा रहे हो। तुम्हारी व्यवहार ही बता दे रहा है।
लहना सिंह ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। मतलब 3 महीने पहले की बात कर रहा है, जब वह गांव में था। एक तुर्की मौलवी आया था इसी तरह बदमाशी करने के लिए, उसकी उदाहरण दे रहा है। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने का ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनिए को बहकाता था कि डाक खाने के रुपये निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोल्हू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला की दाढ़ी मुड़ दी थी और गांव से बाहर निकालकर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। जब तक ये सारी बातें कह ही रहा था, तब तक वो बदमाश अपने जेब से पिस्तौल निकाला और लहना की जांग में चला दिया। लहना सिंह की जांग में सीधा चला ही दिया, गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी और इधर लहना के जो साथ में थे उन लोगों ने उस बदमाश की कपाल क्रिया कर दिया, मतलब कपाल फोड़ दिया। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह में उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से अब हाल कर दिया, सबको बता दिया। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कस कर बांधी। घाव मांस से ही था। पट्टियों के कसने से लहू बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे, बाकी लोग लेटे हुए थे, लहना सिंह अकेले खड़ा था। और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्कों के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने से लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वाले ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई, वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दी खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। मतलब युद्ध समाप्त हो गया। इन लोगों की जीत हुई, जर्मनों की हार हो गई। उसमें से 15 सिख भी, इधर के 15 सैनिक मारे गए भारत के। उनके घाव को खंदक की गिल्ली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लहना के दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था। मतलब किसी को बताया नहीं लहना सिंह की। एक जो दिख रहा था जो घाव, वो तो सभी ने देखा, लेकिन दूसरा जो घाव जांग में था वो किसी को दिखाया नहीं और भीतर ही भीतर वह करा रहा था। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद
जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ अक्षय नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंत विणु पदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गईं। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बनवानी चाहिए। सूबेदार ने, जो उसकी प्रेमिका के पति है सूबेदार, उन्होंने लहना सिंह को पट्टी बनवानी चाहिए। बोधा सिंह ज्वर से बर्रा रहा था। ज्वर से मतलब बुखार से। एक बोधा सिंह नामक सैनिक बुखार से बर्रा रहा था, आएँ बाएँ कर रहा था, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है तो इस गाड़ी में ना चले जाओ। बोधा सिंह सूबेदार का ही बेटा है, मतलब उसकी प्रेमिका की बोधा सिंह बेटा है और सूबेदार उसके पति है। तो इन दोनों को वह सुरक्षित भेजना चाह रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी, उसकी प्रेमिका, लहना सिंह की प्रेमिका पहले ही कही है कि तुम इन लोगों की रक्षा करना, चाहे जैसे भी हो। उसने कहा था, इसलिए इस कहानी का शीर्षक भी उचित जान पड़ता है। उसने कहा था, पूरे युद्ध में उसने जो कहा था इसे दिलो दिमाग में छाया हुआ है कि किसी तरह भी इसे सुरक्षित भेजना है उसके पास तक। तो ये लहना सिंह इन लोगों को कसम दे रहा है सूबेदारनी की कि तुम्हें सूबेदारनी की कसम, जो तुम इस गाड़ी में बैठकर नहीं गए, मेरे पास मत रुको, मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम लोग चले जाओ। तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है तो इस गाड़ी में ना चले जाओ। और तुम मेरे लिए वहाँ पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। ये लहना सिंह कह रहा है अपने सूबेदार से कि सूबेदारनी को अगर चिट्ठी लिखोगे तो उसमें मेरा मत्था टेकना, मतलब मुझे मेरा प्रणाम लिख देना, लहना सिंह का प्रणाम लिख देना। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। और जब घर जाओगे तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था मैंने कर दिया। मतलब क्या कहा था? इन दोनों की प्राण रक्षा की भिक्षा मांगी थी, तो मैंने तो उन दोनों की प्राण रक्षा तो की, मैंने अपनी जान पर खेलकर। तो ये बात कह देना, अपनी पत्नी से कह देना। हालांकि सीधा सीधी इस तरह से नहीं बोल रहा है, फिर भी बात तो वही बोल रहा है। गाड़ियाँ चल पड़ी थीं। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी से तू ही कह देना उसने क्या कहा था। कह रहा है कि लिखने की क्या बात है, हम लोग साथ में घर चलेंगे और तुम खुद से अपने सूबेदारनी को बोल देना, मतलब मेरी पत्नी को बोल देना कि उसने क्या कहा था। मुझे तो नहीं पता कि तुमको उसने क्या कहा था, मुझे तो नहीं बताई है।
अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। लैला सिंह जान रहा है कि मैं अब जा क्या पाऊँगा। वो अपनी अंतरात्मा उसे कह रही होगी कि अब तुम बच पाना तुम्हारी मुश्किल है, तो इसलिए जोर देकर कह रहा है कि तुम लिख भी देना और कह देना मैंने जो कहा। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। वजीरा नामक एक सैनिक उसके साथ अभी है, जिसे कह रहा है। गाड़ियाँ से वो लोग चले गए। वजीरा नामक एक सैनिक उसके साथ है, लहना सिंह के साथ। वह कह रहा है उससे कि मुझे पानी दो, बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। अब लेखक बात कह रहा है कि मृत्यु के समय स्मृति, यादें बहुत साफ हो जाती हैं। जो घटनाएं जीवन में घटी होती हैं वे साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती हैं। यहाँ फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया है लेखक ने। हिंदी कथा साहित्य में पहली बार फ्लैशबैक शैली का पुनरुत्पत्ति शैली इसको कहते हैं। ये प्रथम प्रयोग है इस कहानी में। मतलब पिछली घटनाएं जो भी हुई हैं कहानी में, पिछली घटनाओं को याद करके जो कहानियाँ लिखी जाती हैं उसमें फ्लैशबैक शैली का प्रयोग होता है, तो इसमें उस शैली का प्रयोग है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती हैं। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अब उसे याद आ रहा है सब क्या क्या घटनाएं घटी थी जीवन में। 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे 8 साल की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तब वह धत कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। यह सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। यादें आ रही हैं उन सारी घटनाओं की, पिछली घटनाओं की। और फिर जब प्यास तेजी से बढ़ जाती है तो फिर कहता है वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा। ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने वह घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली, फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह के लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते आना, साथ चलेंगे। जो घटनाएं घटी हैं यही सब याद आ रही है इसे। उसी दुख के समय जब वह अकेले और उसके साथ एक सैनिक वजीरा सिंह है, तब सूबेदार का घर रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे चाहता था। मतलब सूबेदार उसे प्यार करता था, लहना सिंह को। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा, उसके घर गया था। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में निकल कर आया। बोला, लहना सिंह, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। सूबेदार कह रहा है लहना सिंह से कि लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, मतलब मेरी पत्नी तुमको जानती है, बुला रही है, कुछ कह रही है। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा, आशीष सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई? धत, कल हो गई। देखते नहीं रेशम बूटों वाला सालू अमृतसर में? वो बता रही है, याद दिला रही इसे। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। ओह, फिर इन यादों से लौटा वापस अपनी दर्द में, अपने दुख में। इस जो जांग में जो गोली लगी थी, इसमें से
घाव का जो मवाद था वो बह निकला। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। फिर वजीरा सिंह पानी पिलाता है। स्वप्न चल रहा है, एक तरह से उसके मन में स्वप्न चल रहा है सब। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, तू मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। कह रही है बेबस होके कि अगर मुझे भी मौका मिलता सूबेदार जी के साथ में, मैं भी पलटन बनकर, मैं भी सैनिक बनकर साथ में जाती, मरती या जीती साथ में रहती। लेकिन मेरा बेटा और पति ही जा रहे हैं, मैं तो घर पे रहूँगी। तो तुम एक काम करना, इन दोनों की रक्षा करना। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी ना जिया। मतलब 4 बेटे और हुए लेकिन एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरा भाग तुम्हें याद है? एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों पर चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त के पास खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना सिंह भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। फिर ये नींद से जागता है, सपनों से जागता है और फिर प्यास इसे लगती है। फिर कहता है, वजीरा सिंह पानी पिला। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना फिर चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा यह आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 67वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। और इस तरह लहना सिंह का निधन हो जाता है। वह दुनिया छोड़कर चल बसता है और कहानी का अंत हो जाती है। अगली बार मैं इस कहानी की समीक्षा लेकर आऊँगा। कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।